नाजियों को उनकी स्मार्टली प्रेस और बेदाग वर्दी पसंद थी। नाजी मनोवृत्ति ने वर्दी और स्थिति का प्रदर्शन किया, जिसे उनके नए सुपर जर्मनी के सपनों को फैशन और शैली देने के लिए प्रचार का हिस्सा बनाया गया था। कुछ लोगों ने इसे अधिक अधिकारित किया, जिसमें सबसे अधिक वस्त्र ज्ञानी हरमन गोरिंग, लुफ्तवाफे के प्रमुख, जिन्होंने खुद के लिए आडंबरी वर्दी बनवाई थी। लेकिन फैशन ने नाजी संस्कृति में पहले समझे जाने से अधिक भूमिका निभाई। इस एपिसोड में हम नाजी की वर्दी के प्रति उनके समर्पण और इतिहास की पूरी जांच करेंगे। दुनिया के युद्धों में स्वागत है। विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन कार्यकर्ताओं के नेता अडोल्फ हिटलर ने अपने सदस्यों और शाखाओं के लिए एक पहचान तैयार की, जिसे अंग्रेजी में नाजी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि कायसर के सैन्यवादी तरीकों के पतन ने पोस्ट वॉर जर्मनी को खुद की पहचान के लिए खोजने पर विवश किया, जबकि उसी समय नाजी के प्रतिद्वंद्वी, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी, के पास स्पष्ट लक्ष्य और जुटने के लिए एक प्रतीक, हथौड़ा और दराती था। हिटलर ने एक प्रतीक की खोज की जिसे नाजी पार्टी समान रूप से उपयोग कर सके, जो नात्सीवादियों की पहचान करे और अभी तक सम्मिलित नहीं हुए लोगों को आकर्षित करे। पिछले 50 वर्षों में यूरोपीय समाज की ऊपरी परतों ने रहस्यवाद और ओकल्ट के प्रति एक आकर्षण विकसित किया था और विशेष रूप से पूर्व के लोगों की प्रथाओं के प्रति मोहित हो गए थे। चीन और भारत के लोगों को अक्सर कुछ अभी तक अनशोधित प्राकृतिक शक्ति के करीब होने के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उन्हें पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा बिगाड़ा नहीं गया था, जो औद्योगिक क्रांति में उभरा था। इस प्रकार यूरोपियों ने कई पूर्वी प्रतीकों और प्रथाओं का अपनी नकली धार्मिक समारोहों में उपयोग किया, जिनमें से एक स्वस्तिक था। स्वस्तिक मोटीफ, एक क्रॉस जिसके हर अंत में हुक होते हैं, लगभग 7000 वर्षों से है और आम तौर पर अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। अब तक यह हिंदू, बौद्ध, जैन और ओडिनिज्म धर्मों का पवित्र प्रतीक बन गया है और यह भारत और इंडोनेशिया के मंदिरों और घरों का सामान्य स्थल है। हाइनरिच श्लीमान प्राचीन नगर ट्रॉय के स्थल पर और जर्मनी के पुराने मिट्टी के बर्तनों में समान प्रतीकों की खोज करने वाले पुरातत्वविद ने प्रतीकों के प्रति व्यापक सार्वजनिक चेतना बढ़ाई। श्लीमान ने स्वास्तिक को विशेष धार्मिक शक्तियों रूप में मान्यता दी कि व्यापकता देखते हुए, अन्यथा यह निश्चित रूप से धार्मिक महत्व रखता है। यह इतिहास, यूगेनिक्स की बढ़ती रुचि के साथ और कुछ यूरोपीय वृत्तों में जातीयता के महत्व ने प्रतीक को आनुवांशिक शुद्धता के विचार के साथ संबंध दिया। विशेष रूप से श्रेष्ठ आर्यन वंशावली का धारणा, मुख्यतः उन्होंने नॉर्डिक संस्कृति की प्रतिमा को अपनाया, यह उसके अपनाने के बावजूद पूर्व की गैर आर्यन जनता द्वारा। इस प्रकार 1920 में नाजी नेताओं ने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिका का चयन किया, जिसका नाम जर्मनी में बदल दिया गया था, जर्मन सार्वजनिक जायगेस्ट, जो उनकी प्रोफाइल को बढ़ाने में सहायता करेगा। दिलचस्प है कि दूरस्थ दक्षिणपंथी समूहों ने नाजियों की तरह स्वास्तिका को अपनाया, लेकिन हिटलर और उनके अनुयायियों का विरोध करने वाले रूप में। नाजियों का उद्देश्य था कि उनके प्रतीक उनके अनुयायियों को एकता की भावना प्रदान करें और साथ ही किसी भी प्रतिस्पर्धी में डर उत्पन्न करें, चाहे उनके पास समान राष्ट्रीय या नस्लीय लक्ष्य हो या नहीं। इसलिए स्वास्तिका जल्द ही नाजी साहित्य, कला, कार्यालयों और अंततः बांधने और बैज के रूप में कपड़ों पर सज गया। युद्धोत्तर काल में जर्मनी को हिंसा ने बिगाड़ दिया, जब पूर्व सैनिक अपनी हार और नए वाइमार गणराज्य के नेताओं के प्रति विश्वासघात के साथ लौटे, जिसने कायसर की सरकार को बदल दिया। विदेशी या अनुमानित रूप से जर्मन विचारधारा के विरुद्ध समूहों, जैसे कि कम्युनिस्ट, के बढ़ते प्रभाव के साथ कई बार जर्मन शहरों की सड़कें वैचारिक दलों के बीच युद्ध क्षेत्र बन गईं।
नाजी के बचने के लिए उन्हें ऐसी सुरक्षा बल की जरूरत थी जो अन्य दलों से हमलों का सामना कर और जरूरत पड़ने पर उनसे लड़ सकती थी। हिटलर ने बियर हॉल में छोटी नशीली भीड़ से बात करते समय ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना शुरू कर दिया था, जो विपरीत विचारधारा वालों के खिलाफ पूर्व सैनिकों द्वारा सुरक्षा का कार्य कर रही थी। यही स्टर्मअबटेलंग या एसए की उत्पत्ति थी, जिसे अंग्रेजी में यूं अनुवादित किया जाता है, स्टॉर्म ट्रूपर्स। 1920 के दशक में एसए की संख्या बढ़ी। हिटलर ने तय किया कि उन्हें वर्दी की जरूरत है, क्योंकि वह सेना तैयार कर रहे थे। इस संदर्भ में हिटलर के लिए जर्मनी की परिस्थितियां सौभाग्यशाली थीं। जर्मनी की सेना ने अतिरिक्त कपड़े बहुत इकट्ठा कर लिए थे। गेरहार्ड रोसबाच, जर्मन फ्राइकॉर्प्स, एक पैरामिलिट्री समूह के सदस्य थे। उन्होंने युद्ध के खिलाफ प्रयास करने के बाद हिटलर के बढ़ते नाजी आंदोलन में तेजी से शामिल हो गए थे। 1925 में रोसबाच ने कुछ पूर्व सैनिक वर्दी प्राप्त की थीं, जो मूल रूप से साम्राज्यवादी जर्मनी की अफ्रीकी उपनिवेशों में सेवा करने वाली सेना के लिए इरादा रखी गई थीं। इसलिए उन्होंने गहरे भूरे रंग की वर्दी पहनी और बाद में एसए के अनुरूप उन्हें अनुकूलित किया गया, जिससे हिटलर के स्टॉर्म ट्रूपर्स को हमेशा ब्राउन हेम्डेन भूरी कमीजों के रूप में जाना जाता है। द ब्राउन हेम्डेन। स्वास्थ्य सज्जित ऐसे की ब्राउन वर्दी ने नाजियों को शक्ति और अनुशासन की धारणा दी। हालांकि वास्तविकता यह थी कि वे उस समय जर्मनी में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही अन्य दलों से कम हिंसक थे। हिटलर के प्रभावों को देखना अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ युद्ध समर्थन और डर बढ़ाने में प्रेरित करता था। यह सिर्फ ऐसे के मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा था। अभी भी हिटलर के बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करने और अपनी सार्वजनिक छवि को ऊंचा करने की जरूरत थी। इसने ऐसे के भीतर हिटलर की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एक अधीनस्थ इकाई के निर्माण की ओर निर्देशित किया, जिसे शुत्स्टाफर या एसएस कहा गया, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा दल। ऐसे के अधीनता स्वीकार करके उन्होंने भूरी कमीजें पहनी, लेकिन अपनी भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें संशोधित किया। एसएस द्वारा अपनाए गए प्रतीकों में से एक था टोटनकॉफ या मौत का सिर प्रतीक, जिसका पहले से ही जर्मन सैन्य इतिहास में एक लंबी और प्रतिष्ठित जगह थी। पार्टी के विस्तार के साथ उसका संगठन औपचारिक होकर सैन्य शैली के पदों में बदल गया। उन्होंने बांहबंद स्वास्तिक के साथ और धारा की पट्टियां पहनी, जो उनकी शाखा में पद को निर्धारित करती थीं। यह सभी कार्यक्रम एसएस और एसए के बीच विभाजन की शुरुआत करते थे। पूर्व में कठिन प्रवेश आवश्यकताओं के साथ वे शाखा श्रेष्ठ महसूस कर रहे थे। 1920 के दशक के अंत तक एसए और एसएस दोनों ने अपनी क्रमशः वर्दी के द्वारा दिखाए जाने वाले अद्वितीय होते जा रहे अलग पहचान बनाना जारी रखा। एसएस वर्दी का उपयोग काले रंग का बढ़ता जा रहा था, और यह सिर्फ तब बढ़ा जब 1919 में हाइनरिच हिम्मलर को संगठन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। काले रंग का बढ़ता उपयोग कोई संयोग नहीं था। काला पहले से ही यूरोप में फाशियावाद का प्रतीक था और जर्मन सैन्य सक्षम हो चुका था। कार्ल डायबिच और वॉल्टर हैक ने शर्ट का डिजाइन किया और इसे ब्राउन रंग में रखा, ताकि बढ़ती हुई एसआई नेतृत्व को शांत किया जा सके। लेकिन सभी चीजें, ऊंचे बूटों से लेकर नई सैन्य शैली की टोपी तक, बिल्कुल काले थे, टोटेंकोपफ के साथ। वर्दी का काला रंग भी नई यूनिवर्सल नाजी आर्म बैंड को उसके उज्ज्वल लाल रंग के साथ और अधिक उभारने में मदद करता था, जिस पर एक सफेद डिस्क और अर्जित स्वास्तिक था। यह बाद में नाजी जर्मनी के ध्वज के रूप में अपनाया गया, और वास्तव में हिटलर ने इसे सोचा और माइन कैम्पफ में डिजाइन का उल्लेख किया। एसएस पुरुषों को मौसम के लिए काले ऊनी कोट जारी किए गए थे, जिनमें आर्म बैंड, एपोलेट और कॉलर पैच शामिल थे, जो वर्दी के नीचे रैंक को दर्शाते थे। मेरा नया बेल्ट बकल, जिस पर मैंने एरे हाइस्त्रोय, मेरी सम्मान, मेरी वफादारी है, नक्काशी की गई है, जोड़ा गया। लेकिन एसएस वर्दी में सबसे पहचाने जाने वाला योगदान कॉलर पर 2 एस के रूप में था, जो बिजली के झटके की तरह थे। 1906 में ग्वीडो वॉन लिस्ट द्वारा बनाए गए 18 अर्मीनियन रुन्स में से बिजली के झटके सूर्य के प्रतीक वाले प्राचीन सोविलो रुन्स से मिलते जुलते हैं। लिस्ट ने उन्हें विजय का संकेत देने वाले सिग के नाम से पुकारा। एक 1933 के 30 जनवरी को
जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मन चांसलर के रूप में नामित किया। दशक भर के प्रचार और षड्यंत्र के बाद हिटलर और उनकी नाजी पार्टी ने आखिरकार सत्ता हासिल की। लेकिन हिटलर के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति से अधिक थी। नाजी ने जर्मनिक लोगों की भविष्यवाणी का पालन करने का प्रण किया और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा को जर्मन समाज के हर पहलू में सम्मिलित करना शुरू कर दिया। जर्मन समाज पर इस प्रभाव का एक अनदेखा पहलू वह है फैशन। वास्तव में फैशन ने नए जर्मनी के लिए नाजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वयं को समन्वय, समानता और उद्देश्य पर गर्व करेगा। हिटलर का विशेष ध्यान नाजी समाज की महिलाओं पर था, जिन्हें उन्होंने पुरुषों की तुलना में कम समानानुसार देखा, जिनके पास छोटा संग्रह और आधिकारिक सूट, काम और आराम के कपड़े होते थे। दूसरी ओर नाजी मन में महिला फैशन अनियमित माना गया था, जिसे हिटलर ने नहीं पसंद किया, जिनके पास महिलाओं के कपड़े पहनने और व्यवहार करने के संविधानवादी विचार थे। चांसलर बनने के बाद जल्दी ही उन्होंने नाजी आदर्शों के अनुरूप महिलाओं को लाने के उद्देश्य से डॉयचेस मोडाम्ट यानी जर्मन फैशन इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। हिटलर ने अधिक मेकअप करने वाली और बालों का रंग बदलने वाली महिलाओं से घृणा की। हिटलर अपने वचनों का पालन करने वाले थे और सुगंध की गंध से घुटने लगते थे। पहले महिलाओं के लिए पतलून पहनना और धूम्रपान करना भी अस्त्रीय माना जाता था। इसलिए फॉशिस्ट फैशन संस्थान ने महिलाओं के लिए पारंपरिक, अक्सर ढीले और कम शोभायमान कपड़ों का समर्थन किया, जो 1933 से पहले जर्मन समाज में फ्रांसीसी शैली के कपड़ों की तुलना में थे। इसका दोहरा कारण ब्रह्मचर्य को प्रोत्साहित करना और नात्सी विचारधारा के अनुसार महिलाओं के शरीर का निर्माण करना था। यह मानना कि महिलाओं का मुख्य कार्य बच्चों को जन्म देना है और मोटी महिलाएं इसे पतली महिलाओं से बेहतर कर सकती हैं। नात्सी राष्ट्रवाद और जर्मनिक शुद्धता के प्रति समर्पित थे, जो कपड़े सहित हर चीज को शामिल करते थे। हिटलर ने आर्यन समाज की इच्छा के अनुसार नात्सी द्वारा अशुद्ध माने जाने वालों से दूर रहने के लिए विकृत गुणवत्ता के कपड़ों के लिए विशेष मुहर बनाई, जिसे कठोर नात्सी निरीक्षण वाले निर्माताओं के कपड़ों पर लगाया गया। यही एकमात्र तरीका था जिससे निश्चित किया जा सकता था कि वस्त्र निर्माण में कोई गैर आर्यन नहीं था। आर्यन कपड़ा निर्माताओं का संघ इस अभ्यास को लागू करता था और यह शीघ्र ही उच्च और मध्य वर्ग के लिए तबू बन गया कि उन्हें बिना इस लेबल के कपड़े पहनने को देखा जाए। नाजी शासन की कपटी सोच इस संदर्भ में सर्वाधिक स्पष्ट हुई, क्योंकि मुख्य महिला नाजियों या हिटलर की उच्च स्तरीय पत्नियों से सार्वजनिक रूप से ये आदर्श मान्यताएं अपनाने की आशा की जाती थी। नाजियों ने हिटलर के समाप्त करने का प्रयास स्वीकार किया। उनकी संगिनी ईवा ब्राउन ने अपने इत्र पहनने का जुनून बनाए रखा, जबकि मग्दा गोबेल्स, जर्मन प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स की पत्नी, ने यहूदी डिजाइनरों की ड्रेसेस पहनना निरंतर रखा। फैशन संस्थान की प्रमुख सदस्य मिसेस गोबेल्स को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया जब उन्होंने नाजी आदर्शों का पूर्णतया पालन नहीं किया। नाजी का जर्मन समाज पर पकड़ मजबूत होते हुए भी विरोध मजबूत रहा। नाजी वर्दी के विभिन्न प्रकार धीरे धीरे सम्मानित होने लगे, क्योंकि इसका मतलब था कि पहनने वाला फ्यूरर के नए जर्मनी के सपने की रचना में शामिल था। यह वर्दी अनुबंधों में वृद्धि का कारण बना, जो सरकारी पदों के प्रतीक थे, और सेना, जो हिटलर द्वारा वर्साय संधि की पाबंदियों को हटाने के बाद विस्तारित होने जा रही थी और अब स्वास्थ्य लगा रही थी। कपड़ों के व्यापारी नाजी पार्टी के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से इन लाभप्रद अनुबंधों में से कई को लिया। उनमें से एक हुगो बॉस था। हुगो बॉस का नाम आज पुरुषों के उच्च अंत फैशन से अधिक जुड़ा है, हालांकि इसकी स्थापना विनम्र घटना थी। 1931 में मेट्जिंगन नगर में स्थापित होने के पश्चात बॉस, जिसके नाम से कंपनी अपना नाम लेती है, व्यापार करने लगे और उन्होंने पुलिस और डाक यूनिफॉर्म के लिए सरकारी ठेके हासिल किए, जब तक उन पर नात्सी आदर्शों का प्रभाव नहीं पड़ा। हिटलर के सत्ता में आने से पहले बॉस ने एसए और एसएस के लिए वर्दी निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि उसका प्रभाव युद्धोत्तर किताबों में बांध के डिजाइन पर ज्यादा किया गया है। हालांकि वह चीजों पर, जैसे कि चुने गए सामग्री के प्रकार, प्रमुख नाजी वर्दी डिजाइनर एसएस ओबरफ्यूरर कार्ल डीबिच के साथ कार्य करता था। बॉस नाजी के युवा कार्यक्रमों के लिए वर्दी के निर्माण में भी शामिल होंगे, विशेष रूप से हिटलर युवा के लिए लड़कों और जर्मन लड़कियों के संघा। हिटलर ने उस युवा पीढ़ी को प्रोग्राम करने का अवसर देखा, जो संभावित रूप से
जर्मन संघ के युद्धों में लड़ने वाले थे, जो जर्मन भाग्य आगे था। इस प्रकार सैन्य मनोवृत्ति की निर्माण योग्यता महत्वपूर्ण थी, जिससे वर्दी की जरूरत उत्पन्न हुई। यह वर्दी वयस्क सेना के साथियों की अनुकरण करती थी, ताकि हर बालक और बालिका को लगे कि वे पहले से एक महान मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। नाजियों ने 1922 में एक युवा कार्यक्रम शुरू किया, जिसे एसए की तरह सेना की शर्ट्स की मदद से वर्दी बनाने के लिए प्रारंभ किया गया। मुद्दा था जर्मन सेना की वर्दी। युद्ध से बची भूरी शर्ट्स या छोटे लड़कों के लिए सफेद शर्ट्स पहनने की अनुमति थी। विभिन्न सिर ढकने युवा संगठनों द्वारा अपनाए गए थे, जब तक मानकीकृत टोपियां नहीं बनी। बच्चों को इन वर्दियों को स्कूल वर्दी की जगह पहनने का मौका मिलता था और उन्नत स्थिति मिलती थी। वर्दी का उपयोग छोटे प्रदर्शनों के लिए भी होता था। 1936 में आदेश आया कि सभी आर्यन लड़के हिटलर युवा कार्यक्रम में शामिल हों। माता पिता जो अपने बच्चों को शामिल होने से मना करते थे, अपनी वर्दियां दरवाजे के बाहर छोड़ देते थे, जिसे अधिकारी उठाकर गेस्टापो को परिवार का विवरण देते। नाजी शासन की शाखा एसए, जो नई अवधि से लाभान्वित नहीं हुई थी, अब समस्या बन गई थी, क्योंकि उनकी भूमिका अनावश्यक हो गई थी और उनकी हिंसक तकनीकें, जो 1920 का दशक में हिटलर की सेवा कर चुकी थीं, अब शर्मनाक थीं। 30 जून 1934 को लंबी चाकुओं की रात के दौरान एसए के नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था। एसए का अंत हुआ और इसने एसएस को, जो हिमलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी में विकसित हुआ, मुक्त कर दिया। इसने उन्हें उनकी अंतिम भूरी वर्दी उतारने की अनुमति भी दी। उसी समय एसएस ने वाफन एसएस की रूप में अपनी सेना की शाखा का निर्माण करना शुरू किया, जिसने जर्मन सेना की वर्दी का एक नया रूप अपनाया, परंतु उनकी निष्ठा और एसएस पदवी को और अधिक स्थापित किया, जो अक्सर सेनाओं से भिन्न होती थीं। पोलैंड के आक्रमण से पहले स्वास्थिक को सशस्त्र बलों की शाखाओं में और वर्दियों पर सजाया गया। एसएस की पारंपरिक काली वर्दी ने 1942 में हिमलर द्वारा उनके चिन्हों को हटाकर और सुरक्षा भूमिकाओं के लिए पुनर्प्रयोग किया गया, जैसे कि स्थानीय सहयोगियों को जारी करना और यहूदियों, जिप्सियों और अन्य अवांछनीय लोगों को निकालने में मदद करना। युद्ध की आवश्यकताओं ने एसएस को अपनी भर्ती नीतियों में डील देने की अनुमति दी, ताकि वे लोगों को शामिल कर सकें जो नाजी कारण का समर्थन करते थे। इन इकाइयों की वर्दियां संशोधित की जाती थीं ताकि वे अपने देश की पहचान दिखा सकें। युद्ध के दौरान निर्माता ह्यूगो बॉस ने अपने कारखानों को जर्मन पुरुषों के अभाव में पाया और कंपनी ने बाध्य कामगारों का उपयोग शुरू कर दिया, जो आधिपत्य के देशों से लाए गए थे। बहुत से इन बाध्य कामगारों को थकान तक काम कराया गया और फिर गैस चैम्बरों में भेजा गया। एसएस का उपयोग जर्मन उद्योग के सभी पहलुओं में किया जाता था। युद्ध के दौरान जर्मन वस्त्र उद्योग ने बमबारी और विशाल संयुक्त बलों के अधिग्रहण से नाजी जर्मनी का विनाश सहा। अंतिम महीनों में वर्दियों की कमी के चलते हर योग्य पुरुष और लड़का को दयनीय रक्षा में दबाया गया। हिटलर युवा के सदस्यों को क्षतिग्रस्त वर्दी मिली। 1945 में वर्दी पहनने का मतलब मौत का चुंबन था। युद्ध के बाद जो लोग नाजी क्रूरता से लाभ उठाए, उन पर सजा दी गई। बॉस कुछ नाजी सहायकों की भाग्य विधान से बच गया, लेकिन उस पर राष्ट्रीय समाजवाद का समर्थन करने का दोष लगाया गया और उसकी कंपनी की स्वामित्व से छीन लिया गया। दामाद यूजेन होली ने कंपनी का पुनर्निर्माण किया और अंततः उसे उच्च अंत ब्रांड में बदल दिया। 1999 में ब्रांड ने अपनी युद्धकालीन गतिविधियों से दूरी बनाने का प्रयास किया और पूर्व बाध्य कामगारों को मुआवजा देने के लिए कोष में योगदान करने की घोषणा की। प्रथा में सहभागिता।
1945 के बाद स्वास्थ्य की छवियां जो चुस्त कपड़ों को सजा रही हैं, फाशीवाद और सरकारी दमन का प्रतीक बन गई हैं। ये अक्सर उपन्यासों में समान शासन के आधार के रूप में उपयोग होते हैं। स्टार वॉर्स फिल्मों का साम्राज्य, जिसका व्यक्तित्व हिटलर से प्रेरित है, इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। नात्सी जर्मनी ने उन्हें स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा। तीसरे राइच का अंत फाशीवाद या नात्सी दर्शन के खत्म होने का संकेत नहीं था। युद्धोत्तर काल में नात्सी कपड़ों और प्रतीकों, खासकर स्वास्तिक, का नवनात्सी और दक्षिणी समूहों द्वारा अनुकरण किया गया। इन समूहों ने शुरुआत में वास्तविक नात्सी वर्दी का अनुकरण किया। समय के साथ प्रोनात्सी फैशन ने नात्सी शिख नामक अपनी अद्वितीय शैली बनाई। 1970 के दशक में युद्ध के बाद पैदा हुए पीढ़ियों ने नात्सी शिख की लोकप्रियता बढ़ाई, जो बड़ी पीढ़ियों के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखी गई। इसका श्रेय सेक्स पिस्टल्स जैसे बैंडों को दिया गया। नात्सी वर्दियों की प्रकृति ने उन्हें यौन विलास के दृश्य के हिस्से बनाया। आज नात्सी शिख की लोकप्रियता 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में कम हुई है। पश्चिमी देशों में ऐतिहासिक इतिहास को मिटाने का प्रवृत्ति दूर पूर्वी देशों में बढ़ रही है। उदाहरण स्वरूप यूएस कन्फेडरेट जनरलों की मूर्तियों को हटाना। इससे विश्व युद्ध की पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि जर्मन सैनिकों की छवि न बनाने का डर। ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के आयोजक इतिहास को नजरअंदाज करने के आरोप से जूझ रहे हैं।